दोस्तों अमेरिकी एयरफोर्स को दुनिया के सबसे बड़े एयरफोर्स कहा जाता है। इवन अमेरिकी एयरफोर्स के बेड़े में जितना एयरक्राफ्ट है शायद ही दुनिया के किसी और देश के पास उतना एयरक्राफ्ट होगा। पर इतने बड़े एयरफोर्स होने के बावजूद अमेरिकी एयरफोर्स को एक बहुत बड़ा चुनौती का सामना करना पड़ रहा है और ये चुनौती है जेट इंजनों का कमी। दोस्तों रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि जेट इंजनों के कमी के कारण अमेरिकी एयरफोर्स के एवेक्स एयरक्राफ्टों के डिप्लॉयमेंट में बहुत अधिक मुश्किलें आ रहा है। और दोस्तों ये मुश्किलें अमेरिका के लिए बड़ा चुनौती इसीलिए भी बन सकता है क्योंकि ये जो एयरक्राफ्ट है ये लो ऑल्टीट्यूड में फ्लाई करके घुसपैठ करने वाले एयरक्राफ्टों को डिटेक्ट करने में इस्तेमाल होता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि ऐसा क्या हुआ जिस वजह से अमेरिका के अंदर जेट इंजनों का कमी इतना हद तक बढ़ चुका है कि अमेरिकी एयरफोर्स को अब इसे लेके इतना बड़े मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। और साथ में ये भी बताऊंगा कि एवेक्स एयरक्राफ्टों के डिप्लॉयमेंट में कमी होने के कारण से अमेरिका के सुरक्षा में कितना मुश्किलें आ सकता है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि जिन एवेक्स एयरक्राफ्टों के डिप्लॉयमेंट में अमेरिका को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है वो असल में एयरफोर्स के E3 सेंट्री एवेक्स एयरक्राफ्ट है जो अमेरिकी एयरफोर्स के बेड़े में 30 सालों से भी लंबे समय से इस्तेमाल हो रहा है और आखिरी एयरक्राफ्ट अमेरिकी बेड़े को साल 1991 में मिला था। दोस्तों अमेरिकी बेड़े के ऐसे एक E3 सेंट्री एवेक्स एयरक्राफ्ट करीबन 1,20,000 स्क्वायर माइल के टेरिटरी को आसानी से मॉनिटर कर सकता है। दोस्तों ये जो एयरक्राफ्ट है इसे बोइंग कंपनी की तरफ से निर्माण किया गया है और एवेक्स का मतलब है एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। इस तरीके के एयरक्राफ्टों को सर्वेलेंस, कमांड एंड कंट्रोल और कम्युनिकेशन ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये अमेरिका के एयर डिफेंस फोर्स के अलावा टैक्टिकल फोर्स में भी ऑपरेशनलाइज इस्तेमाल होता है। और दोस्तों ये एयरक्राफ्ट खाली अमेरिकी बेड़े में इस्तेमाल नहीं होता है बल्कि E3 सेंट्री AEW के नाम से यूनाइटेड किंगडम में और E3 SDA नाम से फ्रेंच एयरफोर्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों टैक्टिकल ऑपरेशन के दरमियान E3 एयरक्राफ्ट हॉस्टाइल एयरक्राफ्टों को डिटेक्ट कर सकता है। इवन जो एयरक्राफ्ट काफी लो ऑल्टीट्यूड में भी फ्लाई करता है उसे भी डिटेक्ट कर सकता है। जबकि सेम एयर स्पेस में अगर कोई दोस्त एयरक्राफ्ट भी ऑपरेट कर रहा हो तब भी वो उसे आसानी से पहचान सकता है और उसे दुश्मन एयरक्राफ्ट से अलग रख सकता है। इस तरीके के स्ट्रेटेजिक डिफेंस रोल के अलावा E3 एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल दुश्मन के एयरबॉर्न थ्रेट को डिटेक्ट, ट्रैक और इंटरसेप्ट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों E3 सेंट्री एयरक्राफ्टों को पहली बार अमेरिकी एयरफोर्स में साल 1977 में शामिल किया गया जबकि इसके बड़े मात्रा में डिलीवरीज साल 1984 के बाद ही शुरू हो पाया। रिपोर्टों में बताया जाता है कि अमेरिकी बेड़े में कम से कम 33 ऐसे एयरक्राफ्ट है जबकि अमेरिका के अलावा यूके के एयरफोर्स में 7, फ्रांस के एयरफोर्स में 4 और रॉयल सऊदी एयरफोर्स में करीबन 5 ऐसे एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल है। अमेरिका के कंपनी बोइंग के द्वारा यूनाइटेड किंगडम को साल 1991 से लेकर 1992 के दरमियान E3 एयरक्राफ्टों के डिलीवरी किया गया जबकि रॉयल सऊदी एयरफोर्स को साल 1986 से लेकर 87 के दरमियान एयरक्राफ्टों का डिलीवरी हुआ और फ्रांस को 1991 से लेकर 1992 के दरमियान ही एयरक्राफ्टों का डिलीवरी किया गया। इवन दोस्तों 1980 में बनाया गया नेटो अर्ली वार्निंग फोर्स में भी अमेरिका के E3A सेंट्री एवेक्स एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जाता है और रिपोर्ट के मुताबिक नेटो के इस संगठन के पास करीबन 14 ऐसे एयरक्राफ्ट है। इवन जो ये एयरक्राफ्ट है ये कई बार ऑपरेशन में भी इस्तेमाल हो चुका है और ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म मतलब गल्फ वॉर के दरमियान 1990 से लेकर 1991 के बीच में अमेरिकन एयरफोर्स ने इन एयरक्राफ्टों का करीबन 845 सॉर्टीज भरा था। जबकि कोसोवो क्राइसिस के दरमियान नेटो के देश के द्वारा भी इन एयरक्राफ्टों को बोस्निया के ऊपर फ्लाई किया गया था। हाल ही के दिनों के अमेरिकी बड़े लड़ाइयों को देखे तो अफगान लड़ाई और इराक की लड़ाई में भी अमेरिका की तरफ से इन एयरक्राफ्टों को इस्तेमाल किया गया है। पर दोस्तों ऐसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट को अब बड़े चुनौती का सामना करना पड़ रहा है और वो चुनौती है एयरक्राफ्टों के इंजनों के शॉर्टेज। 25 अक्टूबर के दिन अमेरिकी एयर कॉम्बैट कमांड के हेड जनरल मार्क कैली के द्वारा एक बयान में बताया गया है कि करेंटली एयरक्राफ्टों के स्पेयर पार्ट्स और इंजनों के शॉर्टेज की वजह से एयरक्राफ्टों को लिमिटेड संख्या में ही इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि E3 एयरक्राफ्टों में प्रीटी विटनी TF-33 इंजनों का इस्तेमाल किया जाता है और मार्क कैली के हाल ही के बयान में ये भी बताया गया है कि हम फिलहाल इन इंजनों को प्रीटी विटनी में निर्माण नहीं कर रहे हैं और ये खाली आज से नहीं बल्कि कई सालों से। और साथ ही साथ उन्होंने अपने बयान में ये भी बताया कि इन इंजनों की वजह से प्रीटी विटनी के सप्लाई चेन के ऊपर एक बहुत बड़ा आर्थिक और सप्लाई चेन का क्राइसिस भी बना हुआ है। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि E3 एयरक्राफ्टों में जिन इंजनों का इस्तेमाल अमेरिका के द्वारा किया जा रहा है असल में उन इंजनों का इस्तेमाल B-52 बॉम्बरों में भी किया जा रहा है। और दोस्तों अमेरिका की तरफ से B-52 बॉम्बरों से भी इन इंजनों को रिप्लेस करने का काम किया जा रहा है और इसके लिए अमेरिका के द्वारा एक बहुत बड़े और मल्टी बिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट को भी रन किया जा रहा है। दोस्तों बड़ा सवाल ये है कि अगर अमेरिकी बेड़े में इस्तेमाल होने वाले इन एवेक्स
एयरक्राफ्टों का संख्या घट जाता है या फिर अमेरिका इफेक्टिवली इन एवैक्स एयरक्राफ्टों को अपने एयर स्पेस में ऑपरेट नहीं कर पाता है, तो इससे अमेरिका को किस तरीके के चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि अमेरिका के क्षेत्रफल काफी बड़ा है और अमेरिका के दोनों तरफ ही कोस्टल लाइन है। वैसे तो अमेरिका जिन पड़ोसी देशों से घिरा हुआ है उनमें से ऐसे कोई भी देश नहीं है जो अमेरिका का कट्टर विरोधी हो या फिर बड़ा शत्रु हो, पर फिर भी आर्थिक गतिविधियों को देखते हुए अमेरिका के अंदर पड़ोसी देशों से भी शरणार्थी घुसपैठ करने का प्रयास करता है। हवाई मार्ग के द्वारा अमेरिका के अंदर इल्लीगल वस्तुओं की भी तस्करी होता है और ऐसे इल्लीगल वस्तुओं को तस्करी करने के लिए लो फ्लाइंग अनमैन एरियल व्हीकल या फिर लो फ्लाइंग एयरक्राफ्टों को भी इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों E3 जैसे एयरक्राफ्ट इस तरीके के घुसपैठ को रोकने में भी समर्थ है और हवा में एयरक्राफ्टों को डिटेक्ट करने के बाद तुरंत ही E3 के द्वारा ग्राउंड फोर्सेस को आगाह किया जाता है, जिसके बेस पे ग्राउंड फोर्सेस के द्वारा एक्शन लिया जाता है। जबकि दूसरी तरफ अमेरिका के ऊपर होने वाले किसी भी हवाई हमला या फिर किसी तरीके के मिसाइल हमले को जांचने का काम भी E3 एयरक्राफ्टों के पास है। मतलब अगर अमेरिका के ऊपर कभी भी कोई परमाणु हमला होता है या फिर कोई बैलिस्टिक मिसाइल दागा जाता है तो E3 एयरक्राफ्टों को ही अमेरिका के आंख और कान का जिम्मेदारी निभाने के लिए रखा गया है। ऐसे में E3 एयरक्राफ्टों के इफेक्टिविटी घट जाता है या फिर कम संख्या में इन एयरक्राफ्टों का डिप्लॉयमेंट होता है तो बड़े हमलों की खबर लगाने को लेके अमेरिका के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज रह सकता है। इवन जिस तरीके से अमेरिका के साथ चाइना और रशिया का टेंशन का सिचुएशन बढ़ा हुआ है, ऐसे में अमेरिका को ऐसे एवैक्स एयरक्राफ्टों का काफी अधिक आवश्यकताएं है, क्योंकि इस तरीके के एयरक्राफ्ट ही अमेरिका के हवाई क्षेत्र को सुरक्षित रख सकता है और किसी भी तरीके के हमले को नाकाम करने में भी मदद कर सकता है। इवन आप सब लोगों को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित वर्ल्ड ट्रेड टावर के घटना के बारे में तो पता ही होगा, कैसे दो कॉमर्शियल एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करते हुए वर्ल्ड ट्रेड टावर को गिराया गया था और इस वजह से तब से लेके अब तक अमेरिका के द्वारा 24 घंटा 365 दिन हवा में नजर रखा जाता है और ऐसे में E3 एयरक्राफ्टों के डिप्लॉयमेंट घटने से अमेरिका के इस तरीके के नजर रखने के काम के ऊपर भी काफी बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है। दोस्तों चलिए अब थोड़ा E3 सेंट्री एवैक्स के बारे में जानते हैं। दोस्तों बेसिकली ये जो एयरक्राफ्ट है इसे बोइंग 707 एयरलाइनर के बेस पे निर्माण किया गया है। इसे एक एयरबोर्न अर्ली वार्निंग कंट्रोल एयरक्राफ्ट भी कहा जाता है, जबकि ये कमांड एंड कंट्रोल के भी काम में इस्तेमाल हो सकता है और साथ ही साथ सर्वेलेंस में भी इस्तेमाल हो सकता है। बेसिकली इन एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो इसे ऑपरेट करने के लिए 4 क्रू मेंबर का आवश्यकता होता है, जिनमें एक एयरक्राफ्ट के कमांडर, एक पायलट, एक नेविगेटर और एक फ्लाइट इंजीनियर होते हैं। पर E3 एयरक्राफ्ट में इन 4 एयर क्रू से अलग 13 से 19 मिशन क्रू भी होते हैं, जिनके जिम्मे में एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले रडार, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट और कंप्यूटर सिस्टम्स रहता है। दोस्तों एयरक्राफ्ट की अगर लंबाई को देखा जाए तो ये करीबन 46.61 मीटर लंबा है, मतलब 152 फीट लंबा है, जबकि इसका विंग स्पैन 44.42 मीटर मतलब 145 फीट 9 इंच के आसपास है। एयरक्राफ्ट के ऊंचाई भी करीबन 12.6 मीटर मतलब 41 फीट 4 इंच के आसपास है। उसका विंग एरिया 3050 स्क्वायर फीट या फिर 283 मीटर स्क्वायर है। एयरक्राफ्ट के एम्प्टी वेट करीबन 83,915 किलोग्राम है, जबकि इसका ग्रॉस वेट 1,56,036 किलोग्राम है और इसके मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 1,57,397 किलोग्राम के आसपास है। दोस्तों इसमें जो 4 प्रीटी विटनी TF-33 PW-100A टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल हुआ है, उसमें से हर एक इंजन का क्षमता 96 किलोन्यूटन है। एयरक्राफ्ट के अगर परफॉर्मेंस को देखा जाए तो ये अधिकतम 854 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से उड़ान भर सकता है, जबकि इसका क्रूजर रफ्तार 580 किलोमीटर पर आवर है। एयरक्राफ्ट के रेंज भी करीबन 7400 किलोमीटर है और इसके एंड्योरेंस करीब 8 घंटा है, वो भी बिना रिफ्यूल के। जबकि एयरक्राफ्ट को अगर हवा में रिफ्यूल किया जाता है तो ये उससे भी अधिक समय तक उड़ान भरने में सक्षम है। दूसरी तरफ एयरक्राफ्टों के सर्विस सीलिंग भी करीबन 8800 मीटर या फिर 29,000 फीट है। इसमें इस्तेमाल होने वाले एवियोनिक्स को अगर देखा जाए तो इसमें AN/APS-133 कलर वेदर रडार और वेस्टिंगहाउस कॉर्पोरेशन की तरफ से निर्माण किया हुआ AN/APY-1 या फिर AN/APY-2 पैसिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार का इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को ही प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।